Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Nadir Kazmi, and you're watching Learn More with Nadir Kazmi. आज के इस लेक्चर से हम क्लास 6 की मैथमेटिक बुक जो कि बिलोंग करती है सिंटैक्स बुक बोर्ड से, उससे आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। सेट्स का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ना, ये 19th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, उन्होंने दिया था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली अ सेट इज। व्हेन वी लुक एट द डेफिनेशन देन इट सेज अ सेट इज अ कलेक्शन। सेट क्या होता है? ये चीज़ों का कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है, लेकिन उसके लिए दो शराइत हैं। वो कौन सी? कि वो कलेक्शन एक तो वेल डिफाइंड हो। अब वेल डिफाइंड से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि उस सेट के पास, उस कलेक्शन के पास कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जिसके ज़रिए हम उससे आसानी से पहचान सकें कि उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई उस सेट से ताल्लुक़ रखती भी हैं या नहीं, यानी वो वेल डिफाइंड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, यानी आपकी स्कूल की क्लास 6 के स्टूडेंट्स। अब ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है। क्यों? लेट्स सपोज अगर इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 के स्टूडेंट। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि वो क्लास 6 के स्टूडेंट किस स्कूल से, किस सेट से बिलोंग करते हैं, हमें ये पता नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल या फिर माय स्कूल, तो वो फिर वेल डिफाइंड हो जाता है। फिर हमें पता है कि ये जिन स्टूडेंट्स की बात करें वो क्लास 6 के तो हैं, लेकिन वो हमारे स्कूल से बिलोंग करते हैं, किसी और से नहीं। तो ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें यहाँ पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस गिवन सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो वेल डिफाइंड का ये जो टर्म है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही बात? और दूसरा, वो जो कलेक्शन हो ना, उसकी दूसरी शर्त क्या है कि वो डिस्टिंक्ट हो। नाउ व्हाट डज इट मीन? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी मुख्तलिफ चीज़ें। यानी उस सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं, उनके पास, हर एक के पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी हो, जिसके ज़रिए हम उनको डिस्टिंक्ट कह सकें। वो एक जैसी ना हो, वो रिपीट ना हो, यानी सेम चीज़ें ना हो, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट हो। ठीक है? तो अगर ये दोनों शर्तें किसी कलेक्शन पर सही से उतर रही हैं, then we will declare that collection a set. Otherwise we cannot say any collection a set. अगर किसी कलेक्शन के पास ये दोनों शराइत नहीं हैं, ठीक है, कभी भी अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है और आपसे ये कहा जाता है कि हमें ये बताएं कि ये सेट में आता है या नहीं, ये सेट की डेफिनेशन पर उतर रहा है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? सेट की डेफिनेशन को सामने रखेंगे, यानी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, इन दोनों टर्म्स को सामने रखते हुए आप उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो इन चीज़ों पर आ रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ ये सेट है, अदरवाइज नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कलेक्शन ऑफ फेवराइट बुक्स। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनरल फेवराइट बुक्स की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि किसके फेवराइट बुक्स की बात की जा रही है, मेरे या आपके। अब जो मेरी फेवराइट बुक्स होंगी, ज़रूरी नहीं कि वही आपकी भी फेवराइट हो, या जो बुक आपकी फेवराइट है तो वो मेरी भी हो। ठीक है? तो हर बंदे की यानी अपनी फेवराइट बुक हो सकती है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। अगर इसको मैं थोड़ा चेंज करूँ, जैसे द कलेक्शन ऑफ माई फेवराइट बुक्स, यानी मेरे पसंदीदा किताबों की कलेक्शन, या कलेक्शन ऑफ योर फेवराइट बुक्स, कलेक्शन ऑफ फेवराइट बुक्स ऑफ योर्स,
तो फिर वो अब ये वेल डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कौन सी फेवरेट बुक है, तो मैं उनके नाम लिख सकता हूँ सेट में, और हर किताब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होगी, डिफरेंट होगी, तो वो फिर सेट की डेफिनेशन पर आ जाएगा। क्योंकि और आपकी भी फेवरेट बुक्स का आपको पता है, तो आप उनको एक एक करके लिख सकते हैं, तो ये सेट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर है कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, पसंदीदा किताबों का कलेक्शन। अब हर किसी की अपनी अपनी पसंदीदा किताब होती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है कि किसकी पसंदीदा, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। बिकॉज अ बुक मे बी फेवराइट फॉर वन पर्सन बट मे नॉट बी फॉर अनदर। जो मैंने बात आपको कही कि एक किताब किसी एक की पसंदीदा हो सकती है तो दूसरे की नहीं, थस इसीलिए दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। थर्ड एग्जाम्पल, द नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम। अब ये वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि कौन कौन से हैं, मंडे से लेकर संडे तक होता है, और ये डिस्टिंक्ट भी होते हैं, हर दिन हर हर नाम हर अगले से यानी डिफरेंट होता है, तो आप इसको सेट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आगे है कि रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, यानी सेट को सेट की नोटेशन को पहचानना, ठीक है। नोटेशन का मतलब क्या होता है, सेट नोटेशन मतलब सेट को लिखने के तरीके मेनली 3 होते हैं। एक होता है आपका टैबुलर फॉर्म, जिसमें आप ब्रैकेट में ये एलिमेंट्स को रखते हैं, इसको हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें आप लफ्ज़ों में बयान करते हैं सेट्स को, तो वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं। तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो यहाँ पर फिलहाल आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। मेनली यहाँ पर 2 टाइप्स आपको पढ़ाए जाएंगे सेट को लिखने के तरीके, यानी सेट नोटेशन। तो चलिए अब थोड़ा उसको डीपली पढ़ते हैं। जब भी आप किसी सेट को डिनोट करते हैं ना, सेट को कोई नाम देते हैं, तो वो ऑलवेज कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल A to Z, जो भी आप नाम दें। जब आप उसी अल्फ़ाबेट को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को A to Z को टैबुलर फॉर्म में आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स के तौर पर रखते हैं, तो वो फिर स्मॉल केस में हो जाते हैं। लेट सपोज मैं किसी सेट को नाम देता हूँ सेट ए, तो मैं ऐसे लिखूँगा सेट ए, यानी कैपिटल ए के साथ उसको नाम दूंगा, ठीक है। स्मॉल केस नहीं इस्तेमाल कर सकता। लेकिन अगर उसी ए को मैं बतौर एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ टैबुलर मेथड में, ठीक है, तो फिर वो स्मॉल केस में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? जब आप सेट का नाम डिनोट करते हैं तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ, जब उसी अल्फ़ाबेट को आप एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पर स्मॉल केस इस्तेमाल की जाती है। तो यही बात यहाँ पर है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट, यानी उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट्स, इनको आप एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर मेंबर्स भी कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन द कर्ली ब्रैकेट, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो आप कर्ली ब्रैकेट जैसे ये है इसके अंदर रखते हैं, लिस्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और उसको आप कामा के ज़रिए सेपरेट करते हैं जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों। फॉर सपोज यानी सेट बी इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स ए कामा बी कामा सी ब्रैकेट ओवर, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो हम उनको कामा के ज़रिए क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ टू राइट डाउन अ सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखने की ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने जहन में रखना है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एक चीज़ मिस कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप स्मॉल केस के साथ यानी सेट्स के नाम डिनोट करें, या कर्ली ब्रैकेट की जगह कोई और ब्रैकेट रख लें, या जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को मेंबर्स के तौर पर इस्तेमाल करें तो कैपिटल में इस्तेमाल करें, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप एलिमेंट्स को अगर एक से ज़्यादा हैं तो अगर आप कामा के ज़रिए सेपरेट नहीं करें देन इट विल ऑल्सो बी रॉन्ग, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब आगे है ये सैम्बल एक, द सैम्बल जो ई है ना, ये क्या करती है, ये मेंबरशिप शो करती है कि कोई एलिमेंट किसी सेट के साथ बिलोंग करता है या नहीं। लेट सपोज यहाँ पर देखें ये सी
सी सेट बी का मेंबर है ना, तो मैं कहूँगा इसे ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ कि जो सी है बिलोंग्स टू, ये जो निशानी है ना ये बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक़ रखती है किसके साथ, सेट बी के साथ, यानी सी बिलोंग्स टू सेट बी, यानी सी सेट बी का हिस्सा है, ऐसा है ना यहाँ पर। अगर वो हिस्सा नहीं होगा, लेट सपोज यहाँ पर एफ सेट बी का हिस्सा नहीं, तो हम कहेंगे एफ डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, यानी जो एफ है वो सेट बी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखें आप, एफ है ही नहीं, तो ये एक निशानी होती है बिलोंग्स टू, यानी कोई अगर एलिमेंट किसी सेट के साथ उसका ताल्लुक़ है, वो उसका हिस्सा है, तो आप इस निशानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, उसका हिस्सा नहीं, तो आप उस पर लकीर खींचेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा कि इट डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई, तो वही यहाँ पर आपको बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब टेबलर फॉर्म ऑफ अ सेट एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। टेबलर फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया कि जब एलिमेंट्स को हम विद इन कर्ली ब्रैकेट लिस्ट करते हैं, उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट करते हैं, उनको एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा के ज़रिए, तो वो टेबलर फॉर्म कहलाता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। दिस फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, ये जो होता है ना, ये तरीका सेट को डिस्क्राइब करने का, उसको हम टेबलर फॉर्म कहते हैं। अब एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं उनका सेट, तो हमें पता है वॉवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू टू। अब ये जो लफ्ज़ों में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब आप लफ्ज़ों में किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। अब इसको हमने टेबलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है ना, कैसे करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे, फिर हमें पता है कि वॉवल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए कामा, कामा देनी है आपने, सेपरेट करना है, ई कामा आई कामा ए ई आई ओ कामा यू, फिर ब्रैकेट ओवर। तो ये आपका टेबलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये आपका क्या था, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था। अब ये क्या हो गया, आपका टेबलर फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि इसने यहाँ पर एलिमेंट्स की जो ऑर्डर है ना, तरतीब, उसको आगे पीछे किया है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द एलिमेंट्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट डजंट मैटर, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को आगे पीछे रखना, पहले वाले को आखिर में रखना, आखिर वाले को पहले रखना या बीच में रखना, आगे पीछे उनको घुमाना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी रखें आपकी मर्ज़ी है। एग्जाम्पल नंबर 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। अप टू 100 का मतलब है 100 तक। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट या जैसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, वो देंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। अब देखें, क्या हम 100 तक ऐसे ही लिखते जाएंगे, नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फॉर सपोज अगर नेचुरल नंबर्स अप टू 1 लाख और 1 मिलियन हो, तो फिर क्या आप सारे लिखेंगे इस तरह, तो आपका सारा नोट भर जाएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए ये आसान सा मेथड है कि आप इनिशियल जो चीज़ें हैं, नंबर्स हैं, वो रखें। उसके बाद आप क्या करें, जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है, कामा, और वो लास्ट वाला दें जिस तक आपको कहा गया है कि लिखें। यहाँ पर है कि अप टू 100 तक, तो हमने लास्ट वाला यहाँ पर रखा। इसका मतलब क्या है, 1 2 3, ये डैश बता रहा है कि यानी 100 तक इस बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह लिखते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर हो, यानी बड़े नंबर तक आपको लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में, तो ये मेथड होता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये ख्याल कीजिएगा कि जहाँ से आप डैश स्टार्ट करें वहाँ उससे पहले कॉमा देनी है, और जो लास्ट वाला आप नंबर लिख रहे हैं उससे पहले भी कॉमा देनी है।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम्स स्टार्ट विथ ए, यानी 3 लड़कों के नामों का सेट जिनका नाम ए के साथ, लेटर ए के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर है अली, अहमद, अहमद, आप कोई भी नाम देख सकते हैं, अकबर, अरशद, और इसी तरह कोई और नाम जो ए के साथ स्टार्ट हो, ठीक है। सेट ऑफ नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों का नाम, उनका सेट, तो वो भी आप इसी तरह टेबुलर फॉर्म में, यानी ब्रैकेट दे के फिर मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा इस तरह संडे तक लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं करते, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आप स्मॉल केस इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो आप अल्फ़ाबेट लिखें तब ये होगा, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप किसी चीज़ का नाम लिख रहे हैं तो आपको पता है कि नाम ऑलवेज जो होता है वो कैपिटल लेटर के साथ बिगिन होता है। तो यहाँ पर देखें, एम जो है मंडे की, वो भी कैपिटल में है, टी ये भी कैपिटल में है, डब्ल्यू ये, तो ये नेम्स हैं। तो नेम्स ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, ये याद कीजिएगा, ठीक है। जब सिर्फ अल्फ़ाबेट, आप खाली अल्फ़ाबेट लिखें ब्रैकेट के अंदर, तो वो स्मॉल केस में होगी। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सप्लेन वाई आर द फॉलोइंग नॉट सेट्स, नीचे ये जो दो हैं ये सेट्स क्यों नहीं हैं, ये एक्सप्लेन करो। यहाँ पर है सेट ए में 5 6 6। अब मैंने आपको बताया था सेट की प्रॉपर्टी में कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक जैसे सेम नहीं होते। तो यहाँ पर जो एलिमेंट 6 है ये रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज हेयर द एलिमेंट 6 रिपीट्स, and we know that no element repeats in a set. If it repeats then it will not be a set, ठीक है। दूसरा नंबर है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यानी ज़हीन शागिर्दों का कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, भले ही आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को चेंज करें कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो फिर भी वो सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो फिर भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन हो सकता है वो किसी और की नज़र में वो इंटेलिजेंट ना हो और कोई और बंदा भी हो उसमें ऐड, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड फिर भी नहीं होगा। तो हम इसको फिर भी यानी क्या कहेंगे कि ये सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज वी डोंट नो दैट हु आर द स्टूडेंट्स whom we can say the intelligent, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वही बात इसने रिपीट की है, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज द एलिमेंट 6 इज रिपीटेड। और यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड दैट विच स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कि कौन से हैं ये हम पता नहीं लगा सकते। अब एक्टिविटी नंबर 1 है, सेट ए है 2 4 6 8 10, आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। आपने क्या करना है कि ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, आपने बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू की सैम्पल रखनी है। यहाँ पर जैसे 4 है, ये सेट ए के साथ बिलोंग करता है या नहीं, उसका हिस्सा है, हाँ है, तो हम यहाँ पर सैम्पल ई का को प्लेस करेंगे। और यहाँ पर 1 है, क्या 1 सेट ए का हिस्सा है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। 6 उसका हिस्सा है तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू। 9 उसका इसका नहीं हिस्सा नहीं है तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू। 2 इसका हिस्सा है, बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू सेट है। 8 उसका हिस्सा है तो हम कहेंगे 8 बिलोंग्स टू सेट है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2, राइट द गिवन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं। नाउ यू हैव टू राइट डाउन इनटू द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेट जैसे यहाँ पर पहला सॉल्व किया गया है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ए टू जेड होती है, यहाँ पर कहा गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 5 लेटर्स वो कौन से हैं, ए बी सी डी ई, तो उनको जब आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट दे के ए कॉमा देंगे, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई,
फिर आप ब्रैकेट ओवर करेंगे, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा नंबर है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, यानी 12 के जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करे, जो 12 के साथ डिवाइजेबल हो, यानी जब हम 12 को उस नंबर के साथ डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर जो है बाकी पीछे कुछ भी ना बचे, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पर देखें, हम 12 को क्या करते हैं, 4 के साथ डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 4 टाइम 3 इज़ 12, तो 3 टाइम्स 4 की टेबल लगती है। अब ये रिमाइंडर क्या है, 0 0 हो गया, ठीक है, तो पीछे कुछ भी ना बचा। तो जब 12 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम कहेंगे कि 4 12 का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर बचता, लेट सपोज हम 12 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 3 इज़ 15, ये बढ़ जाएगा, तो हम 2 टाइम करेंगे, 2 टाइम 10, तो ये 2 बचा, अब 2 रिमाइंडर है। तो 12 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं होता, 2 रिमाइंडर है, तो हम कहेंगे कि 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर समझ में आया। यहाँ पर कह रहा है कि 12 के जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन करें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1, क्योंकि 1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, 2 6 टाइम करता है, 3 4 टाइम करता है, ठीक है, 3 और 4 भी करता है 3 टाइम, 5 नहीं करता, 6 करता है 2 टाइम, फिर 12 इटसेल्फ 1 टाइम। तो ये उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम एफ। अब एफ के साथ जो स्टार्ट होता है, कौन सा दिन होता है, वो फ्राइडे ही होता है, तो हम कर्ली ब्रैकेट में फ्राइडे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ के साथ एक ही दिन है जो स्टार्ट होता है, वो है फ्राइडे, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, यू नो वेरी वेल। तो फर्स्ट 5 कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ब्रैकेट ओवर। तो ये आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए। नाउ हेयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको याद रखने हैं, जहन में रखनी है, कौन सी, द नेम ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप किसी सेट का नाम रखते हैं तो वो ऑलवेज कैपिटल लेटर के साथ रखते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रखते हैं, लिस्ट करते हैं, तो वो कॉमा के जरिए सेपरेट किए जाते हैं। नंबर 3, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं, बंद किए जाते हैं, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट। सेट में एलिमेंट्स को लिखने की जो तरतीब होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे रख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, रिपीट नहीं होते। किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, अगर रिपीट होंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। अब एक्सरसाइज 1.1 है, यहाँ पर कह रहा है कि टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि कौन से सेट्स हैं उनको टिक करें। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अब दो चीज़ें हम देखनी है कि क्या ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, अगर है तो हम उसको टिक करेंगे, हम कहेंगे कि ये सेट है। अब कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये वेल डिफाइंड है, हम पता लगा सकते हैं कि शुरू से लेकर आज तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स कौन से रहे हैं, हम उनको यानी उनके नाम राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है, हर कोई एक दूसरे से अलग होगा, तो ये इसको हम टिक करेंगे, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी वेल डिफाइंड है, हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन है, तो ये भी सैड है। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, यानी पसंदीदा तामों खानों की का कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मेरी डिलीशियस होगी, कोई डिश, तो वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को कहूँ कलेक्शन ऑफ माई डिलीशियस डिशेस, तो फिर वो वेल डिफाइंड होगा, उस केस में वो सेट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास,
आपकी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई आपकी नज़र में इंटेलिजेंट होगा तो हो सकता है वो मेरी नज़र में ना हो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, यानी ग्रेटर बड़े नंबरों का कलेक्शन, तो ये भी आप पता नहीं लगा सकते, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर नंबर पिछले नंबर से बड़ा होता है, तो वो बड़ा होता जाएगा, तो ग्रेटर नंबर का आप पता ही नहीं लगा सकते, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है, तो हम उसको टिक नहीं करेंगे। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल, तो ये वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि कौन कौन से हैं, तो ये आप इसको टिक करेंगे, ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू, यानी ए जो सेट है वो बराबर है 5 6 7 8 और बी इस सेट के बराबर है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, ये सिंपल है, यानी 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट। 5 यहाँ पर सेट ए का हिस्सा है ना, तो हम बिलोंग्स टू कहेंगे, ये बिलोंग, यानी 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सेट ए के साथ बिलोंग करता है। 9 बिलोंग्स टू ए, नो 9 नहीं करता, तो हम कहेंगे 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। एम बिलोंग्स टू ए, नो, उसमें नंबर्स हैं, ये एम यानी अल्फ़ाबेट है, तो ये उसमें है ही नहीं, तो हम कहेंगे एम डज नॉट बिलोंग टू सेट है। सी बिलोंग्स टू सेट बी और नॉट, यस इसका हिस्सा है, तो हम कहेंगे सी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी, स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो सेट बी का हिस्सा है, हाँ है, बिल्कुल है, तो हम कहेंगे कि बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, 7 उसका हिस्सा है ही नहीं, वहाँ पर अल्फ़ाबेट है, तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन टेबल फॉर्म, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो भी प्रोविंसेस हैं उनके जो कैपिटल हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, उनके नामों का सेट। तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, सिंध का कौन सा है, कराची, ठीक है, कॉमा, और पंजाब का कौन सा, लाहौर, कॉमा, ठीक है, और कैपी का है पेशावर, ठीक है, कॉमा, और बलूचिस्तान का है कोयटा, कॉमा, ठीक है। इस तरह जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है गिलगित बल्तिस्तान, उसका गिलगित है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसका मुजफ़्फ़राबाद है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस कंसीडर किए जाते हैं उनके जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनको उनके नामों का सेट, तो ये आप बना सकते हैं इस तरह, फिर कैपिटल यानी ब्रैकेट ओवर हो जाएगी और उनको आप कॉमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 टू 70, यानी 50 से लेकर 50 51 इसी तरह 70 तक, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 50 51, आपको हर एक अलग अलग से नहीं लिखना, आप कॉमा देके डॉट 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 देके कॉमा लगाकर और 70 लिखेंगे और ब्रैकेट ओवर करेंगे। इसका मतलब है कि 50 से लेकर 70 तक। ठीक है, इसी तरह सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जो 2 के साथ बिल्कुल पूरे पूरे डिवाइड होते हों, यानी जब हम उसको 2 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे, तो वो कौन से हैं, 2 इटसेल्फ, 2 खुद है, ठीक है, 2 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 1, और 2 के बाद 4 6, ठीक है, 6 को 3 टाइम करते हैं, इसी तरह 5 नहीं 7 नहीं है, 8 होगा, 10, ठीक है, कॉमा 12, कॉमा 14, कॉमा 16, कॉमा 18, कॉमा 20। अब ये 10 हो गया, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 20 तक हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2, जिसको हम 2 के साथ डिवाइड करें तो जवाब ये रिमाइंडर 0 बचे। तो ये फर्स्ट 10 ये हैं 2 से लेकर 20 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर होगी, वो क्या, जब आप इसको लिखेंगे तो पी इस्तेमाल, ठीक है, पी कॉमा ए कॉमा के कॉमा आई कॉमा एस कॉमा टी कॉमा, अब ए आप रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यू नो दैट
नो एलिमेंट रिपीट्स इन अ सेट। तो ए यहाँ पर ऑलरेडी है तो आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर उसके बाद जो एन है वो आप रखेंगे ब्रैकेट ओवर। तो ये बात यहाँ पर काबिल गौर थी जो आपने समझी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो भी मैथमेटिक टीचर्स हैं तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उनके नाम लिखेंगे, ठीक है, कॉमा दे के नाम सारे लिख के ब्रैकेट ओवर करेंगे, तो ये आपका टेबल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के कौन से कलर्स हैं हमें पता है कि वाइट और ग्रीन, तो आप ब्रैकेट लगाकर वाइट कॉमा ग्रीन करके ब्रैकेट ओवर करेंगे तो ये आपका टेबल फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ P इज इक्वल टू AEIOU, ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे में से यहाँ पर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू ये है, बिलोंग्स टू है, ठीक है, तो उसमें हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। अब सेट P ये है और Q ये है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एलिमेंट A है वो बिलोंग्स टू P के साथ बिलोंग करता है, हाँ वाकई है, तो हम कहेंगे ट्रू, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू Q है, हाँ बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू। I लेटर I बिलोंग्स टू Q है, Q इसमें नंबर है तो ये नहीं है, तो हम कहेंगे ये फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर है 5 V बिलोंग्स टू P, V है इसमें, P में नहीं है, तो हम कहेंगे फॉल्स, ठीक है। इसी तरह y बिलोंग्स टू Q, y ये नंबर्स हैं तो उसमें ये लेटर है तो ये नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये फॉल्स। और उसके बाद E बिलोंग्स टू P, E है ना इसमें, हाँ है, तो हम कहेंगे ये ट्रू है, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू P, P में 3 है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये फॉल्स। 7 बिलोंग्स टू Q, 7, हाँ देखें ये क्या है, 1 to 10 है, 1 to 10 मतलब उसके बीच में जो भी नंबर होगा, अब 1 to 3 है डैश 10, तो इसका मतलब क्या है कि 1 to 10 है, उसके बीच में जो भी नंबर हैं सारे उसमें आते हैं, तो 7 उसमें आ जाता है ना, तो 7 Q का हिस्सा है, ट्रू। उसके बाद अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं जिनको हमने समझना है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो ये क्या होते हैं, चलिए डिफाइन करते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं टेबल 1 में, ठीक है, सेट ए से लेकर सेट एफ तक। चलिए अब इन सेट्स को इन पर थोड़ा गौर करते हैं। सेट ए जो है वो 2 4 6 पर यानी मुश्तमिल है, ठीक है। सेट बी 1 2 3 और ये डैश डेड डैश है, मतलब ये एंड ही नहीं हो रहा, ठीक है। सेट सी है 6 4 2, ये एंड हो गया यहाँ तक। और सेट डी है एक्स वाई जेड, ये भी एंड हो गया। सेट ई है 1 3 5, ये ऑड नंबर्स का सेट है और ये चलता जा रहा है, इसकी एंड है ही नहीं, ठीक है। ये लास्ट में जो डॉट्स है ना, ये बताते हैं कि ये अनलिमिटेड है, मतलब इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, ये चलता जा रहा है, ठीक है। और सेट एफ है 5 10 15 20 25, ये 5 के मल्टीपल्स हैं सारे, और इनके एंड में भी डॉट्स हैं, मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये अनलिमिटेड है। अब चलिए नीचे थोड़ा बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर सेट है, सेट एक पर थोड़ा गौर करते हैं। इट हैज़ लिमिटेड नंबर्स, उसके पास लिमिटेड महदूद नंबर्स हैं, मतलब 2 4 6 यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ फाइनाइट सेट। तो इसी को हम, जो भी इस तरह के सेट्स होते हैं जिसके पास महदूद नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जिसका एलिमेंट्स का नंबर महदूद होता है, लिमिटेड होता है, जो ख़त्म हो जाता है, जिसकी कोई बाउंड्री होती है, तो वो फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन यही है, अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके पास महदूद नंबर हो, तादाद हो एलिमेंट्स की, उसको हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेट ए है, ठीक है, सेट ए, उसके बाद महदूद एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेट सी 6 4 2, यानी इसके पास भी महदूद हैं, ठीक है। डी एक्स वाई जेड, हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं, तो वो भी फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा देखें सेट बी को, सेट ई को और सेट एफ को, तो इनके एंड में ये डॉट्स है ना,
ये बता रहे हैं कि ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जहाँ तक नंबर्स हैं ये चलता जाएगा। और आपको पता है कि नंबर्स कभी ख़त्म होते ही नहीं, क्योंकि हर नंबर पिछले नंबर से बढ़ता जाता है, तो वो एंड होगा ही नहीं, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, फाइनाइट वो होता है जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब आप देखें सेट सी और सेट डी वो भी फाइनाइट हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड हैं। अब कह रहा है कि नाउ कंसीडर सेट बी, उसके पास कौन से 1 2 3 और ये सो ऑन, ये चलता जा रहा है। दिस सेट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट के पास क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है कि अ सेट व्हिच हैज़ अनलिमिटेड, फाइनाइट में है लिमिटेड नंबर, यहाँ पर है अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इस टेबल में सेट ई और एफ भी इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो आपको ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की होपफुली समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक्टिविटी है टिक फाइनाइट सेट्स एंड क्रॉस इनफाइनाइट सेट्स। यहाँ पर हमें जो फाइनाइट सेट्स हैं उनको टिक करना है और जो इनफाइनाइट हो उन पर क्रॉस लगाना है, उनके आगे जो ये बॉक्सेस हैं। नंबर 1 है सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो भी शहरी हैं तो हम उनको गिन सकते हैं। ठीक है, वो शुमार में लाए जा सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक कंट्री की बात की गई है, अगर होल वर्ल्ड की भी बात की जाए ना तो वो भी पॉसिबल है उनको शुमार करना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट पर टिक लगाना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 9999, 9999 से नीचे यानी इससे कम जो भी होल नंबर्स हैं, यानी 0 से लेकर इससे कम तक। ठीक है, तो ये भी इसकी बाउंड्री है ना, 9999, ये इसकी लिमिट है कि यहाँ तक, इसके नीचे तक हैं बस, तो ये भी फाइनाइट है। ठीक है, तो इसको हम टिक करेंगे। सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर रिवर, रिवर में, नदी में, दरिया में जो पानी होता है उसके कतरों का सेट। अब ये पॉसिबल ही नहीं इनको गिनना। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, उसको हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिमिटेड है, हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड, तो ये फाइनाइट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फाइनाइट है और यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब ये है 1 2 3 और सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो हम कहेंगे ये इनफाइनाइट है, क्रॉस। ये DOR, ये एक्चुअली डोर का सेट है। डोर को जब आप टेबल फॉर्म में रखते हैं तो DO एक ही रखी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो यहाँ पर डबल O है तो हम एक ही O रखते हैं, तो ये भी फाइनाइट है, तो इसको हम टिक करेंगे। और लास्ट में है 2 4 6, ये इवन नंबर्स का सेट है और ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, जो भी इवन नंबर्स हैं ये बढ़ता जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट है, इसको हम क्रॉस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर इज एम्प्टी और वाइड और नल सेट, यानी एम्प्टी, नल और वाइड सेट एक ही बात होती है, और दूसरा है सिंगलटन सेट, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एम्प्टी सेट यानी जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, जो खाली हो बिल्कुल भी। सिंगलटन यानी जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, ये अपने नाम से ही खुद की पहचान है। सिंगल मतलब एक, सिंगलटन सेट यानी जिस सेट के पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। एम्प्टी, नल और वाइड सेट यानी जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, जो बिल्कुल खाली हो। चलिए आगे एग्जांपल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें इन टेबल 2, ये जो टेबल है, C हैज़ नो एलिमेंट। C कहाँ पर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, 1 से कम कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर जो 1 से कम है। अब 1 से कम कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो ये कोई सेट है ही नहीं, है एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नल सेट है। नल सेट को हम ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट भी करते हैं या फिर ऐसे करते हैं ये। और अगर लेट्स सपोज ऐसे हो तो इसको भी हम एम्प्टी सेट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक सैम्बल आ गई, तो सैम्बल भी सेट का हिस्सा होता है। ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिकल एलिमेंट्स हों
नहीं, आप सिंबॉलिकल एलिमेंट्स को भी रख सकते हैं, जैसे स्टार्स, स्क्वायर, ये शेप्स वगैरह, वो भी सेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये आ गया तो ये एक सिंबल है ना, तो ये फिर एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी एम्प्टी सेट की निशानी है और ये भी। अगर इन दोनों को हम साथ में कर लें, ऐसे अंदर इसको एम्प्टी सेट को इसको रख लें, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा फिर, क्योंकि इसके अंदर एक सिंबल आ गई। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड एम्प्टी, नल और वाइड सेट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, या तो इसके ज़रिए हम डिनोट करते हैं या फिर इसके ज़रिए डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों को साथ मिलाकर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं, ये अब इसके अंदर ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो ये एम्प्टी हो गया। नहीं, ज़ीरो होल नंबर है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको भी हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, वो सिंगलटन है, क्योंकि ये एक एलिमेंट वाला जो है ना, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ठीक है, इन टेबल 2 डी इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट। डी कौन सा है? डी, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। अब ट्राइंगल ऐसे होता है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, तो कोई ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी 4 साइड्स हों, वो तो या फिर स्क्वायर हो जाएगा या फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, इसकी 4 साइड्स होती हैं, इसकी भी 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की। तो ट्राइंगल 3 साइड्स का होता है, तो ये एग्जिस्ट, ऐसा ट्राइंगल करता ही नहीं 4 साइड्स वाला, तो ये भी एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो आपको एम्प्टी सेट का पता लग गया। अब एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड। सेट ऑफ स्क्वायर्स विथ 5 साइड्स। अब 5 साइड वाला कोई स्क्वायर होता ही नहीं, 4 साइड्स होती हैं, यू नो वेरी वेल। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर है, ए से पहले कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है भला? नहीं, तो ये भी एम्प्टी सेट है, यानी कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, इन टेबल 2 देयर इज़ अ सेट ए, जो इसमें एक एलिमेंट है। सेट ए में आप देख सकते हैं ऊपर, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, बी में भी सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके सिंगलटन सेट्स कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास ओनली वन एलिमेंट है। अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इन टेबल 2 बी इज़ ऑल्सो सिंगलटन, क्योंकि उसके पास भी एक ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके देखें, ये भी सिंगलटन है, इसके पास है कि ये भी है, ये भी है। अब ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, तो ये भी सिंगलटन सेट में आता है। अब उसके बाद आता है इक्वल और इक्वल सेट्स। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। ठीक है, इसको भी समझते हैं, चलिए। अब उसके लिए यहाँ पर टेबल्स दी गई हैं, टेबल दी गई, उसमें सेट्स एंड डिफरेंट ए टू एफ। ठीक है, अब कह रहा है कि कंसीडर सेट ए एंड सी फ्रॉम टेबल 3। टेबल 3 में से सेट ए और सी को देखते हैं, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर भी है 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, लेकिन उसका आर्डर आगे पीछे है, और आप जानते हैं कि आर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे एलिमेंट्स सेट ए में हैं, वैसे ही एलिमेंट्स सेट सी का भी हिस्सा हैं, और वो एक जितने हैं। तो जब दो सेट्स आपस में एक जैसे हों, बिल्कुल एक जैसे हों, फिर आर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हों भले, तो उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर द सेम, यानी सेट ए और सेट की सी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, सेम एक जैसे हैं, सो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इनको हम कहेंगे कि ये बराबर सेट हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे एलिमेंट्स वहाँ हैं वैसे ही यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 सेट्स एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। 2 सेट्स ए और बी को हम इक्वल कहेंगे इफ़, अगर दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम, अगर उनके पास सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों बिल्कुल, तो हम उनको इक्वल सेट्स कहेंगे। और सिंबॉलिकली उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस तरह किया जाता है, सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी का भी हिस्सा हैं, और सेट बी का जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए का भी हिस्सा हैं। तो ये इस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इनको पढ़ा कैसे जाता है? रीड एस कैसे पढ़ा जाता है? सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। अब कह रहा है कि सेट बी और एफ पर भी थोड़ा नज़र डालें। सेट बी एक्स वाई जेड, सेट एफ एक्स वाई जेड, तो ये भी सेम ही है, मतलब आर्डर आगे पीछे है, लेकिन इट डजंट मैटर। तो इनके एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये भी दीज आर आल्सो इक्वल सेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं सेट डी और ई को, सेट डी और सेट ई को, सेट डी है ए ई आई ओ यू और सेट
ई है 2 4 6 8, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इनका नंबर एक जैसा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स इज सेम। अब उनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एक जितने हैं, उनका नंबर एक जितना है। वहाँ पर भी 5 है तादाद एलिमेंट्स की, और यहाँ पर भी 5 है, लेकिन हैं डिफरेंट। तो जब दो सेट्स का के एलिमेंट्स का नंबर एक जितना होता है तो उसको हम कहते हैं इक्वलेंट सेट्स। ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम नहीं है लेकिन उनकी एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी है, एंड दीज आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट्स। इसकी डेफिनेशन भी यही है, टू सेट्स एंड बी आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट्स। दो सेट्स और बी को हम इक्वलेंट सेट्स कहते हैं इफ, अगर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, अगर एलिमेंट्स का नंबर सेम है। नंबर वहाँ पर था क्या? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, अगर उनके सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों तो वो सेम इक्वल कहलाएंगे। अगर एलिमेंट्स का नंबर एक जैसा है, एक जितना है, तो वो फिर इक्वलेंट कहलाएंगे। और सिंबॉलिकली उनको कैसे लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है, ये निशानी होती है इक्वलेंट की। ठीक है, इसका और इसको पढ़ा कैसे जाता है? सेट ए इज इक्वलेंट सेट्स टू सेट बी, यानी सेट ए सेट बी के मसावी है। मसावी मतलब नंबर में एक जितना है। ठीक है, अब इसमें टेबल 3 में ए और सी जो हैं वो भी इक्वलेंट हैं, और बी और एफ कौन से हैं? एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड है। अब यहाँ से आपको क्या बात पता लगी कि जो इक्वल सेट्स होते हैं ना, उनको हम इक्वलेंट भी तो कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो एक जैसे होंगे तो जाहिर सी बात है वो एक जितने भी तो होंगे। तो इक्वल सेट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इक्वलेंट, लेकिन सारे इक्वलेंट सेट्स को हम इक्वल नहीं कह सकते। अगर एक जैसे एलिमेंट्स नहीं हैं दोनों सेट्स के पास, लेकिन उनका नंबर एक जितना है, तो वो इक्वलेंट हैं, लेकिन उनको हम इक्वल नहीं कह सकते ना। लेकिन जो इक्वल सेट्स होते हैं उनको हम इक्वल भी कहते हैं और इक्वलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर भी तो एक जितना होगा। तो आ रही बात समझ में? इक्वल और इक्वलेंट सेट्स। अब यहाँ पर यही बात नोट करवाई गई है कि ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्वलेंट सेट्स, बट पर ऑल इक्वलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जी डिफाइन सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या है और सुपरसेट क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। टेबल नंबर 4 है, उसमें सेट ए से लेकर डी तक यहाँ पर दिए गए हैं। नाउ लेट अस सी सेट्स बी एंड सी। बी और सी को देखते हैं। बी में है 1 2 3 और सी में है 1 2 3 4, यानी बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी का भी हिस्सा हैं, लेकिन सेट बी सेट सी से छोटा है। तो जो एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा है, ठीक है, जो सेट जैसे सेट बी के सारे एलिमेंट सेट सी का भी हिस्सा हैं, लेकिन सेट बी उससे थोड़ा छोटा है, इसमें एक ज़्यादा है, एडिशनल एलिमेंट है, वो 4 है। तो हम ऐसे सेट को क्या कहते हैं कि सेट बी सेट सी का सबसेट है। सबसेट मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसका हिस्सा हैं, ठीक है, और ये उससे बड़ा है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। सबसेट मतलब उसके सारे एलिमेंट उसका भी हिस्सा है, लेकिन वो उससे छोटा भी है। ठीक है, तो वो प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट्स इसका भी हिस्सा हों और वो दोनों बराबर हों। यानी इससे क्या आपको एक नई चीज़ पता चली कि ऑल इक्वल सेट्स कैन ऑल्सो बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। यानी जो इक्वल सेट होंगे ना, सेट ए सेट बी के बराबर है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स और इसके एक जैसे हैं, तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स भी कहला सकते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट्स मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसका भी हिस्सा हैं और ये दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, और इसके भी सारे एलिमेंट्स इसका हिस्सा हैं और ये एक जितने भी हैं, यानी कोई किसी से बड़ा नहीं है।
इनमें बराबरी है, तो वो इक्वल सेट्स भी हैं और साथ ही साथ वो इम्प्रॉपर सबसेट्स भी हैं। लेकिन अगर किसी सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट का हिस्सा हैं लेकिन वो उससे छोटा है, वो उससे बराबरी नहीं कर रहा, जैसे सेट बी यहाँ पर सेट सी से बराबरी नहीं कर रहा, उससे छोटा है और उसके सारे एलिमेंट्स सेट सी का भी हिस्सा हैं, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी है। अब इसके उलट थोड़ा देखें तो सेट सी सेट बी का क्या कहलाएगा? जब सेट बी सेट सी का प्रॉपर सबसेट है ना, तो सेट सी फिर सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा, यानी इससे बड़ा, मतलब उसके सारे एलिमेंट सेट बी का हिस्सा हैं लेकिन वो उससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट सेट के का हिस्सा हो और वो उससे थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, उसके पास कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी हों, ठीक है, तो फिर वो उसका सुपर सेट कहलाता है कि ये इससे थोड़ा बड़ा है कद में। ठीक है, लेट अस सी सेट बी एंड सी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट सी का भी हिस्सा हैं। सो वी से हम कहते हैं क्या? बी इज सबसेट ऑफ सी। बी सेट सी का सबसेट है, लेकिन सबसेट के दो काइंड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सबसेट तो है नो डाउट, लेकिन कौन सा सबसेट है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं और सेट बी उससे छोटा है, और सेट सी उसका सुपर सेट है। क्यों? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट सेट बी का तो हिस्सा हैं लेकिन वो उससे थोड़ा बड़ा है, तो ये इसका सुपर सेट है। अब सबसेट की डेफिनेशन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी का भी हिस्सा हैं तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी का सबसेट है, और सिंबॉलिकली हम उसको ऐसे लिखते हैं, यानी ये सबसेट की निशानी है, सबसेट। ठीक है, इन द टेबल 4, इन द गिवन टेबल 4, अब ए बी का सबसेट है और बी सी का है सबसेट। देखें कैसे, बी यानी उसमें 1 2 3 है और सी में, हाँ ये भी सही है, और ए डी का है, यानी ए का एक ही एलिमेंट है जो सेट डी का भी हिस्सा है लेकिन वो उससे छोटा है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सबसेट भी है, यानी ये उसका हिस्सा है तो ये सबसेट है। ठीक है, लेकिन ये उसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये उससे छोटा है, और डी सेट ए का सुपर सेट है। ठीक है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है, जहन में रखनी है। ओके, अगेन if we consider set B and D, set B is subset of D, so D is called superset। जो मैंने बात पहले आपको बता दी थी कि B, देखें B कौन सा है, ये B रहा 1 2 3, और D कौन सा है 1 2 3 4, तो ये जो है सेट B उसके सारे एलिमेंट सेट D में हैं, तो ये, और D उससे बड़ा भी है तो D उसका क्या है, सुपर सेट, और B उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि बी डी का सबसेट है, ठीक है, और डी उससे बड़ा है, तो ये डी क्या है, उसका सेट बी का सुपर सेट है। उसकी डेफिनेशन देखें, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन द बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी उसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट है। क्यों? क्योंकि वो उससे बड़ा भी होगा। यहाँ पर देखें, सेट ए है 1 और बी है 1 2 3, तो सेट ए बी का सबसेट है ना, क्योंकि वो उसमें उसका एलिमेंट उसका मेंबर भी है, और बी ए से बड़ा है। ठीक है, तो वो उसका सुपर सेट है। आ रही बात समझ में? सुपर सेट और सबसेट। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। और जब कोई किसी का सुपर सेट होता है तो उसकी सिंबल ये होती है, लेट्स सपोज यहाँ पर बी, ऊपर टेबल में बी जो है वो सुपर सेट है ए का। ठीक है, और दूसरा कौन सा है सुपर सेट, डी है, डी सेट डी इज सुपर सेट ऑफ बी। बी का है ना, बी का भी है और ए का भी है, हम ए भी लगा सकते हैं यहाँ पर ए। ठीक है, सेट डी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स जो मैंने अभी आपको बता दिया। प्रॉपर वो होगा जो, यानी जिसके एलिमेंट्स अगले सेट का हिस्सा हैं लेकिन वो उससे छोटा है, तो वो प्रॉपर। अगर
एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट का भी हिस्सा हैं, लेकिन वो बराबरी करते हैं, एक जितने हैं तादाद में भी और एक जैसे ही हैं, ठीक है, यानी इक्वल सेट्स जिनको हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अभी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं हम। यहाँ पर है कि नाउ वी कंसीडर सेट बी एंड सेट डी इन टेबल 4। टेबल 4 में जो सेट बी और डी हैं, सेट बी और डी, सेट बी में है 1 2 3 और सेट डी में है 1 2 3 4। तो अब ये जहन में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो उसको क्या कह रहा है कि हेयर, यहाँ पर जो सेट बी है ये सबसेट है सेट डी का, और ये डी के इक्वल नहीं है, यानी उससे छोटा है। पी सेट डी का हिस्सा है, सबसेट है ना, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट सेट डी में भी अवेलेबल है, लेकिन बी उससे छोटा है, उसके बराबर नहीं है। पी इज नॉट इक्वल टू डी, तो बी क्या कहलाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यानी फर्माबरदार बच्चा, उससे बराबर ही नहीं कर रहा वो, ठीक है। और प्रॉपर की डेफिनेशन भी यही है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई, और इसकी सैम्पल क्या है ये, ठीक है। यानी अगर सेट ए, यहाँ पर सेट ए है ना, वो बी में है 1 2 3 और सेट ए में है सिर्फ 1, तो यानी ए क्या है, सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि उसका एलिमेंट उसका हिस्सा है और वो उससे छोटा है, तो हम कहेंगे सेट ए इज प्रॉपर सबसेट, यानी फर्माबरदार बच्चा है सेट बी का, यानी उससे बराबर ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब इस टेबल में जो सेट ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, और सेट बी जो है डी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट बी भी सेट डी का प्रॉपर सबसेट है। सेट बी में है 1 2 3 और सेट डी में 1 2 3 4 हैं, तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट डी का भी हिस्सा है, लेकिन वो उससे छोटा है, वो उससे बराबर ही नहीं कर रहा, तो वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, और डी उसके उलट क्या है, वो उसका सुपर सेट है बी का, ठीक है, क्योंकि वो उससे बड़ा है, सुपर है, बड़ा, ठीक है। इन टेबल 4 वी सी दैट सेट डी इज सबसेट ऑफ सेट सी। सेट डी जो है वो सेट सी का सबसेट है। चलिए देखते हैं सेट डी और सेट सी को। सेट डी में 1 2 3 4 थे शायद, हाँ ऐसा ही है, 1 2 3 4, और सी में 1 2 3 4 है, यानी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, एक जितने हैं और एक जैसे हैं, यानी इक्वल सेट्स हैं इन अदर वर्ड्स। तो इक्वल सेट्स को हम क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल 4 में आप देखिए कि सेट डी जो है वो सेट सी का सबसेट है, और सेट सी भी सेट डी का सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो सेट डी क्या है, वो उसके इक्वल भी है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट डी इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, यानी वो सेट सी का इम्प्रॉपर सबसेट है। वो एक दूसरे के सबसेट हैं, क्यों, क्योंकि उन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के यानी सेट में शामिल हैं, लेकिन वो बराबरी भी कर रहे हैं, तो इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि सेट डी जो है वो सेट सी का इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी नाफरमान, ठीक है, बच्चा है, क्योंकि वो उससे बराबरी करता है। और इसी तरह सेट सी भी सेट डी का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो उसकी डेफिनेशन भी यही है, इफ़ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट ए इज इक्वल टू बी, अगर वो बराबर भी है उसके, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाते हैं कि वो इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर C इम्प्रॉपर सबसेट है सेट डी का, और इसी तरह D भी इम्प्रॉपर सबसेट है C का, ठीक है, वाइस वर्सा। एक्टिविटी है आपके लिए, आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स, इनको पहचानें फिर उनको लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या करना है कि ये जो दी गई है, ठीक है, टेबल, इसमें 2 फाइनाइट सेट्स हैं, 2 इनफाइनाइट हैं, 2 एम्प्टी हैं, 2 इक्वल हैं, 2 इक्वलेंट हैं, 2 सिंगलटन हैं, 2 सबसेट्स हैं, 2 सुपर सेट्स हैं। तो आपने क्या करना है, उनको ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, और कॉलम सेपरेट अपने नोटबुक में बनाना है, और लिखना है कि ये 2 क्या हैं, फाइनाइट है, ये 2 इनफाइनाइट हैं, इस तरह। तो चलिए सबसे पहले फाइनाइट सेट्स, 2 फाइनाइट सेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको ढूंढते हैं। तो फाइनाइट यानी आपको पता है कि अ सेट व्हिच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट,
तो वो क्या होता है आपका फाइनाइट होता है। तो यहाँ पर देखें ये सेट सी भी फाइनाइट है, सेट डी भी फाइनाइट है, सेट एफ भी फाइनाइट है, ठीक है। इसी तरह सेट बी भी फाइनाइट है, ठीक है। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ वन, यानी वन का फैक्टर तो वो वन होता है, वो भी सिंगलटन सेट है, तो ये भी फाइनाइट में आ जाता है। तो आपने ओनली 2 फाइनाइट सेट्स लिखने हैं, तो ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 2 इनफाइनाइट सेट्स, और आपको पता है कि अ सेट व्हिच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। तो यहाँ पर आप देखें सेट ई, इसके एंड में डॉट्स ये क्या बता रहे हैं कि ये रुकेगा नहीं, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट है और सेट ए भी इनफाइनाइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 एम्प्टी सेट्स। अब देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं, 2 के फ़ौरन बाद 3 आता है। सो देयर इज़ नो एनी नंबर नेचुरल नंबर व्हिच कम्स आफ्टर 2 एंड बिफोर 3, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ एम्प्टी सेट और नल ऑफ वाइट। तो ये एम्प्टी है। और दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स, ट्राइंगल 4 साइड्स वाला होता ही नहीं, 3 साइड्स होती हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट है। तो ये 2 हो गए। इक्वल सेट्स ढूंढते हैं। यहाँ पर देखें सेट डी, इसके पास है 2 4 6 8, और सेट एफ के पास भी 2 4 6 8 है, लेकिन आगे पीछे हैं, इट डजंट मैटर, तो सेम है, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह सेट सी और ये जो सेट ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो ABCD होते हैं, तो सेट सी और ये जो स्टेटमेंट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो ये भी इक्वल हैं, ठीक है। इक्वलेंट सेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सेट सी में है ABCD, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4 हो गए। और सेट डी में या सेट एफ में कोई भी आप एक उठा लें, तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये हम इक्वलेंट सेट्स कहेंगे, ठीक है। सिंगलटन सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मिलता है सेट बी, उसके पास ओनली 1 एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। और जो यहाँ पर है ये स्टेटमेंट सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1, यानी हर नंबर का 1 जो है वो फैक्टर होता है, क्योंकि वो इसे पूरा पूरा डिवाइड करता है उतनी दफ़ा जितना वो नंबर है। जैसे 12 का फैक्टर 1 भी है, क्योंकि वो उसको 12 टाइम्स ही डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो 1 का भी 1 होता है ना, तो ये भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1, तो ये भी सिंगलटन सेट है। तो ये 2 सिंगलटन हो गए। उसके बाद 2 सबसेट्स देखते हैं। तो सेट बी सेट डी का सबसेट है, क्योंकि सेट बी का जो एलिमेंट है 6 वो सेट डी में भी मौजूद है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं ये जो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1 है, तो इसमें ओनली 1 एलिमेंट होगा 1, ठीक है। तो वो क्या है? वो सबसेट है किसका? सेट ए का, क्योंकि उसमें भी 1 मौजूद है। अब देखते हैं सुपर सेट्स। तो जो सेट ए है वो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1, इसका क्या है? सुपर सेट है, क्योंकि उसका एलिमेंट उसमें मौजूद है और वो उससे बड़ा है, तो ये सुपर सेट है। और सेट बी का सुपर सेट है, क्योंकि उसमें 6 मौजूद है और वो उससे बड़ा है, तो ये उसका क्या होगा? सुपर सेट। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव रीजंस, वजह बताएं, वाई फॉलोइंग कलेक्शंस और नॉट सेट्स। नीचे जो कलेक्शंस दी गई हैं वो सेट्स क्यों नहीं हैं, वजह बताएं। पहला नंबर है डोर, इसमें दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज हेयर द एलिमेंट ओ इज़ रिपीटेड। आपको पता है कि नो एलिमेंट रिपीट्स इन अ सेट। दूसरे नंबर में यहाँ पर स्टार रिपीट हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेट ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, वो सिंबॉलिक एलिमेंट्स पर भी हो सकता है, उसमें शेप्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर शेप्स हैं, तो यहाँ पर स्टार रिपीट हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं होगा। यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है, तो ये सेट नहीं है। यहाँ पर 2 3 4 तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये सेट नहीं है। यहाँ पर ये क्या है? सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनरल बात की जा रही है। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर वो वेल डिफाइंड हो जाएगा उस केस में। तो आपको पता है आपकी नज़र में कौन कौन से ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, तो वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस विल नॉट बी अ सेट। यहाँ पर है सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अगर इसको मैं कहूँ सेट ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो फिर भी वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कोई खिलाड़ी मेरी नज़र में अच्छा होगा तो हो सकता है वो आपकी नज़र में ना हो। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू यू, फिर वो उस केस में वेल डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है।
तो इसलिए ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से फाइनाइट हैं कौन से इनफाइनाइट हैं। सबसे पहले है 0 1 2 अप टू 50, यानी ये होल नंबर्स हैं, अप टू 50 तक एंड हो गया तो ये फाइनाइट है। बी 2 में है 100 200, ये 100 के मल्टीपल्स हैं। और लास्ट में देखें ये चलता जा रहा है, ये रुकता नहीं, ये रुकेगा नहीं, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गॉड, बकरी के जिस्म पर जो भी बाल है उनका सेट, तो ये भी हम पॉसिबल नहीं है गिनना, ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, यानी ये बिल्ली की टांगों का सेट, तो ये हमें पता है कि 4 लेग्स होती हैं, तो ये फाइनाइट है। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये भी हम नहीं गिन सकते, ये काउंटलेस हैं, ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से आप काउंटलेस अनगिनत बेशुमार लाइंस पास करवा सकते हैं। सो हम कहेंगे कि देयर आर काउंटलेस लाइंस विच कैन बी पास्ड थ्रू अ सिंगल पॉइंट। लेकिन अगर कहा जाए आपको क्वेश्चन में कि सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट एक है और ये दूसरी पॉइंट है, इसका नाम है ए और इसका बी, तो इन 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, एक ही। यहाँ से अगर बी से मैं करवाऊँ लाइन पास तो वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ बी से होंगी, यानी दोनों से एक साथ पास एक ही लाइन हो सकती है। लेकिन अगर सिंगल पॉइंट की बात आ जाए, जैसे यहाँ पर है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट, तो फिर वो बेशुमार काउंटलेस लाइंस होंगी, ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20 से बढ़कर जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी, फिर यहाँ पर उसकी बाउंड्री नहीं है कि अप टू कहाँ तक, हमें कुछ पता नहीं, तो ये चलता जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान की बात की गई है, सारी दुनिया की अगर सिटीज़ की बात भी की जाए तो फिर भी उनको हम गिन सकते हैं, शुमार में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री के सिटीज़ की बात है, तो ये भी फाइनाइट है, ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन सिंध में जो भी स्कूल्स हैं तो वो भी लिमिटेड है ना, हम उनको गिन सकते हैं, पाकिस्तान के सारे स्कूल्स को भी गिन सकते हैं, सारी दुनिया के भी गिन सकते हैं, तो ये तो सिर्फ सिंध की बात है, तो ये भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, जो भी इवन नंबर्स हैं 2 4 6 ऐसे चलता जाए, ठीक है, तो ये तो रुकेगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग और एम्प्टी सेट्स, नीचे में से कौन से एम्प्टी, नल और वाइट सेट्स हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। अब ये क्लास 6 की बुक है, तो क्लास 6 में एवरेज जो एज होती है स्टूडेंट की वो कितनी होगी, अराउंड 12 ईयर्स होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बढ़कर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर है कि आपकी क्लास के उन स्टूडेंट्स का सेट जो 20 ईयर्स से बढ़कर हों, तो ऐसे तो होंगे ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आपको पता है कि जेड इज़ द लास्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसके बाद कोई लेटर नहीं होता, तो यहाँ पर है उन लेटर्स का सेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद आते हैं, तो ये ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम्स स्टार्ट विद के इन योर लोकेलिटी, आपके एरिया में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर उन बच्चों के नामों का सेट जिनका नाम के साथ स्टार्ट होता है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ये आपका एम्प्टी नहीं है, तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। और चौथा नंबर है सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेड, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई ऐसा नाम है जो जेड के साथ स्टार्ट हो, नहीं है, ठीक है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, रेत में रहने वाली मछलियाँ होती हैं उनका सेट, नहीं, हाँ एक सैंड फिश है लेकिन वो फिश नहीं होती, फिश की वो स्पेशी में नहीं आती, वो रेप्टाइल होती है एक, वो मछली की तरह लगती है, आप गूगल करेंगे ना तो वो फेमस है सैंड फिश में, उसका नाम है सैंड फिश, लेकिन वो फिश की स्पेशी में नहीं आती, ठीक है, तो ऐसी कोई मछली नहीं होती जो रेत में रहती हो, सैंड में रहती हो, तो ये भी एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10, 4 और 10 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं जैसे 6 8, तो ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, हैं
और ये अब मैंने आपको बताया कि 0 इज़ अ होल नंबर, तो ये एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी नहीं कहलाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये है, ये सिंबल है ना, एक है, तो ये सिंगलटन की कैटेगरी में आएगा, एम्प्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। हमें इन पेयर्स में से बताना है कि कौन से इक्वल हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 नंबर यानी वो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, अब आगे पीछे हैं, इट डजेंट मैटर, तो ये भी इक्वल है। यहाँ पर देखें PAT, यहाँ पर भी PAT है लेकिन आगे पीछे है, तो ये भी इक्वल है। यहाँ पर है KITE, यहाँ पर है BITE। अब यहाँ पर ये एक जैसे नहीं हैं, ये एक जितने हैं हम इनको इक्वलेंट कह सकते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पर है XYZ और यहाँ पर है सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो होते हैं ABC। तो ABC और XYZ ये इक्वल नहीं है, इक्वलेंट हो सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2, यानी 2 से कम जो ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7, तो 2 से कम जो ऑड नंबर है वो है ना 1, तो 1 और ये तो एम्प्टी है, 1 और एम्प्टी, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट्स। यहाँ हमें ये बताना है कि कौन से इक्वलेंट हैं। तो पहला है MILE, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा है NILE, तो ये सेम नहीं है लेकिन इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्वलेंट है। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, तो ये इक्वलेंट भी हैं, इक्वल भी हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वल सेट्स कैन आल्सो बी कॉल्ड इक्वलेंट। ठीक है, और तीसरा है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, तो ये भी इक्वलेंट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम। अब चौथा नंबर है, अब यहाँ पर देखें, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये 6 है, ये 66 है, ये 666 है, और ये 6666 है। हर नंबर, हर एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर अनलिमिटेड नंबर है ना, तो कोई भी नंबर हम बड़ा सा बड़ा भी ला सकते हैं ना सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पर कितने 1 2 3 हैं, तो ये वहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो ये भी इक्वलेंट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी सही है, कौन सी गलत है, हमें बताना है। कह रहा है कि B इज इक्वल टू MON इफ B इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। अगर मून को हम सेट में रखें तो वो फिर ऐसे होगा। क्या ये सही है या गलत? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो हम ओ एक बार रखेंगे, तो ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा नंबर है, अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, ठीक है, सबसेट है, और अगर ए बराबर है इसके और बी बराबर है इसके, तो ये क्या सही है या गलत? देखें, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2, तो क्या वो बी में मौजूद हैं? 2 मौजूद है लेकिन 1 नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है? क्योंकि सबसेट तब होता है जब उसके सारे एलिमेंट्स उसका भी हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स उसका हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट है जो वहाँ पर मौजूद है, वो है 2। 1 जो है वो वहाँ पर सेट बी में है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। तीसरा नंबर है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4 5 और 10 और बी बराबर है 5 10 और 20, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सेट ए इज़ इक्वल टू बी। तो या क्या ये गलत है या सही? सही है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है, तो ये इक्वलेंट है। इक्वल नहीं है लेकिन इक्वलेंट हैं। ठीक है, चौथा नंबर है, इफ़ ए बराबर है, ये होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 5, होल नंबर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पर है कि P इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो 5 हैं, तो वो क्या इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इक्वलेंट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं
और वहाँ पर भी 6 से कम जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये भी 5 हैं, ये इक्वलेंट हैं, लेकिन यहाँ पर है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है, पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, वो वहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 है, इफ़ x इज इक्वल टू वाई, अगर x y के बराबर है तो हम x को कहेंगे कि y के इक्वलेंट भी है। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल सेट्स इक्वलेंट भी होते हैं, एक जैसे एक जितने भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। हमें यहाँ पर सही सिंबल यूज़ करनी है नीचे जो सेट्स दिए गए हैं उनका रिलेशन दिखाने के लिए। ये देखें, नंबर 1 में है 10 20 और 30। अब 10 यहाँ पर भी है, 20 30, ये इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इससे इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके एलिमेंट्स सारे उसमें मौजूद हैं और ये उससे छोटा भी है, तो ये उसका प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट की निशानी कौन सी होती है, ये वाली, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। सबसेट की निशानी ये होती है, तो हम सबसेट रखते, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है ना, तो प्रॉपर सबसेट ये एप्रोप्रिएट सिंबल है इसके लिए, यहाँ पर हमने रखी। दूसरा नंबर 7 14 20, ये 7 के मल्टीपल्स हैं अप टू 49, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। 7 के मल्टीपल्स 50 से नीचे तो वो 49 तक होते हैं, तो ये सेम हो गए ना, तो ये इक्वल हैं। आ रही बात समझ में। तीसरा नंबर ये है 5 6 7 8 और ये चलता जा रहा है, और ये है 7 5 8। अब 7 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और ये इससे बड़ा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट। तो सुपर सेट की निशानी ये है, ऐसे होती है, ठीक है। तो ये सुपर सेट है इसका। अब ये देखें, ये सिंगलटन है और ये एम्प्टी है, तो ये क्या हुआ, ये भी जो है, ये जो सिंगलटन है इसके पास एक है ना, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये इससे बड़ा है, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। और ये है अब TEA, और यहाँ पर भी है TEA, तो ये भी क्या है, इक्वल सेट्स हैं। इक्वलेंट भी हम यहाँ पर इक्वलेंट की सैम्पल भी रख सकते हैं, लेकिन ये इक्वल है तो हम यहाँ पर इक्वल की सैम्पल रखते हैं। अब ये देखें, हैदराबाद कराची सक्खर, और यहाँ पर है सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध, तो सारे शहर सिंध के, उसमें हैदराबाद कराची और सक्खर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स उसका हिस्सा हैं और ये उससे छोटा है, तो ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें है वोवल्स हैं AEIOU, और ये है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी A to Z सारे, तो ये उसमें मौजूद हैं और ये उससे छोटे हैं, तो ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। सबसेट भी आप सबसेट की सैम्पल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट है तो हमने वो रखी। अब लास्ट में है 11 22 33, ये 11 के मल्टीपल्स हैं, और ये है 1 2 3 और ये चलता जा रहा है, यानी ये सारे इसमें मौजूद है ना, क्योंकि ये 1 2 3 और ये सो ऑन, ये चलता जाएगा, तो उसमें 11 22 और 33 ये सब आ जाएंगे, तो ये इसके सारे एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और ये इससे छोटा है, तो ये भी उसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब है लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, उसको रिव्यू करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ A इज इक्वल टू ABC, देन A B और C डे डिश ऑफ अ सेट है, उसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीज आर एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है। ये उसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, जो भी आप कहें। दूसरा नंबर है, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम, एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या वॉइड सेट भी कह सकते हैं, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। तीसरा नंबर, अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो। If two sets A and B have dash elements, then they are said to be equal. अगर equal हैं तो उसके पास क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे,
ठीक है, सेम। अगर दो सेट्स हैं ए और बी और उसके पास सेम एलिमेंट्स हैं तो उनको हम इक्वल कहते हैं। अब यहाँ पर है चूज द करेक्ट आंसर। पहला नंबर है इफ़ बी इज सेट ऑफ वॉवल्स, अगर बी जो है वो वॉवल्स का सेट है यानी ए ई आई ओ यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो हैं, तो पी बी का हिस्सा होगा? नहीं, गलत है, क्योंकि ए ई आई ओ यू होते हैं वो। और ई बी का यहाँ पर कह रहा है कि हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है, तो ये भी गलत है। बी बी का हिस्सा होगा? नहीं, ये भी गलत है। ए बी का हिस्सा होगा? हाँ, तो ये हम कहेंगे ये सही है। इन चारों ऑप्शंस में से ये सही है, बाकी दूसरे सारे गलत हैं। दूसरा, ए फिज कॉल्ड, अब देखें इसमें एक एलिमेंट है, ये क्या है? तो सिंगलटन होगा ना, तो इसको टिक करेंगे, ये सिंगलटन है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। इफ़ सेट ए और बी क्या है, वो इक्वल हैं, तो वही यूज़ सैम्पल, हम कौन सी सैम्पल इस्तेमाल करते हैं? ये वाली इक्वल की, ठीक है। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी बराबर है ए बी सी डी ई, देन अब देखें ए बी का क्या होगा फिर, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी इस बी का भी हिस्सा है और वो उससे छोटा है, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट है, यानी ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये वाली जो है ये सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, ये आपने लिखना है, यहाँ पर है, ठीक है। आप कोई भी सेट के एग्जाम्पल्स लिखें जो सेट की डेफिनेशन पर सही से उतरें, यानी वो वेल डिफाइंड हो और वो डिस्टिंक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इनको हमने क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अ सेट ए इज, अब क्या है, जो सेट ए है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 10, 2 और 10 के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं, इस सेट का नाम है ए। 2 और 10 के बीच में कौन कौन से हैं इवन नंबर्स? 4, 6, 8, ठीक है। उसके बाद 10 आएगा, तो इसके बीच में ये हैं, तो ये हमने लिख दिया। दूसरा नंबर है P इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो होते हैं 1, 3, 5, 1 टू, फ्रॉम 1 टू 17, फ्रॉम यानी 1 से स्टार्ट होंगे। अगर बिटवीन कह रहा है तो हम उसके बीच में जो होंगे वो लिखेंगे। अगर कह रहा है कि उससे लेकर 17 तक, तो फिर हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, यानी ये B है, इसका नाम सेट का B है, और ये 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, कामा डैश डैश, और लास्ट वाला हम 17, पहले डैश कॉमा लगाएंगे, फिर 17, फिर ब्रैकेट ओवर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 से लेकर 1 टू अप टू 17, जो भी ओड नंबर्स हैं हमने लिख दिए। तीसरा नंबर है C इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइजिबल बाय 2 एंड लेस देन 30, यानी C ऐसे नंबर्स का सेट है जो 2 के साथ डिवाइजिबल हैं, यानी जब हम उनको 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, और वो 30 से कम है। तो वो कौन से हैं? 2 इटसेल्फ होगा, ठीक है, C इज इक्वल टू 2 होगा, 4, ठीक है, 6, 8, इनको हम जब 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो जवाब 0, रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो ये चलता जाएगा, और 30 से कम तक कौन सा होता है? 28, कॉमा यहाँ पर देंगे, फिर 28, फिर ब्रैकेट ओवर, यानी 2 से लेकर 30 से कम तक, यानी 28 ही है। ये वो हैं जो 2 के साथ डिवाइजिबल हैं, जब हम इनको 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। अब लास्ट में है D इज सेट ऑफ मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर बिगिनिंग विथ लेटर J, यानी D ऐसे मंथ्स, यानी सोलर कैलेंडर जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ऐसे मंथ्स के नामों का सेट है जो लेटर J के साथ स्टार्ट होते हैं, तो वो जनवरी, जुलाई, जून, जुलाई, ये 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, सेट D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स, फिर हम जनवरी लिखेंगे, ठीक है, फिर जून लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर जुलाई लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओवर करेंगे, ये 3 ही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। कौन से फाइनाइट हैं, कौन से इनफाइनाइट, ये हमने बताना है। पहला है ए सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं तो ये फाइनाइट हैं क्योंकि आप गिन सकते हैं। नंबर 2 बी इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सारे के सारे जो भी इवेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट है।
C is set of prime factors of 60. 60 के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं C। अब जब हम 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, जैसे यहाँ पर है, तो वो कौन से हैं, 2 यानी 30 टाइम्स, फिर 2 अगेन 15 टाइम्स, फिर 2 की टेबल इस पर नहीं लगेगी तो 3 5 टाइम्स होता है, फिर 5 प्राइम नंबर है, हमें पता है कि उसको अपनी टेबल लगेगी। तो यहाँ पर कितने आए, 2 2 3 और 5, जो भी रिपीट होता है उसको हम एक करके रखते हैं। तो 2 एक दफ़ा आएगा, 2 3 और 5, तो ये इसके यानी प्राइम फैक्टर्स हैं 60 के। इसको हम सेट में कैसे लिखेंगे, यानी ये सेट का नाम यहाँ पर कौन सा है, यानी सेट सी। तो इसको हम कहेंगे ये सेट सी इज़ इक्वल टू 2, 3, 5। तो ये भी देखें यानी एंड हो गया ना, इसकी लिमिट है ना, ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या है आपका फाइनाइट है। अब ये है, अब डी इज सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के जो भी मल्टीपल्स हैं, यानी 7 से स्टार्ट होंगे, 7 14 21 ऐसे चलता जाएगा, तो इसकी कोई एंड ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट है। अब 5वां नंबर है, E इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। जो भी 1 डिजिट नेचुरल नंबर हैं वो 1 to 9 है, ठीक है, तो वो भी फाइनाइट हैं, ठीक है, क्योंकि 10 से फिर 2 डिजिट हो जाता है, 100 से 3 डिजिट, ठीक है, तो ये 1 डिजिट 1 से लेकर 9 तक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग और एम्प्टी सेट्स, कौन से एम्प्टी सेट्स हैं हमने ये बताना है। पहला नंबर है कि L इज सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम S। हफ्ते के दिनों के नामों का सेट L है, ठीक है, जो S से स्टार्ट होते हैं, तो हाँ है, बहुत सारे हैं, कितने हैं आपके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे हैं, 2 हैं, तो इसमें 2 आएंगे, तो ये एम्प्टी नहीं है, हम कहेंगे ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट। अब दूसरा नंबर है, एफ इज़ नेम ऑफ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 32 डेज। ऐसा कोई भी साल का महीना नहीं है जिसमें 32 डेज हों, 31 होते हैं, 32 नहीं होते, ठीक है, तो ये एम्प्टी है, हम कहेंगे कि दिस इज एम्प्टी सेट। तीसरा नंबर है, एम इज सेट ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 ऐसे चलता जाए, तो ये ओड नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 हों। अब कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जो 2 के साथ पूरा डिवाइड होता हो, तो ये भी एम्प्टी सेट है। चौथा नंबर है, एन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको या तो अपनी टेबल लगे या फिर 1 उनको डिवाइड करे, यानी उसके अलावा कोई और नंबर उनको एग्जैक्टली डिवाइड ना करे। अब वो कौन से होते हैं, 2, ठीक है, 2 आपका प्राइम नंबर होता है, और उसके बाद 3 5 7, ये इसी तरह 11, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं, क्यों, क्योंकि इनको या तो अपनी टेबल लगती है, 2 टाइम 1 is 2, या फिर 1 इनको, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है ना एग्जैक्टली उतने दफ़ा जितना वो नंबर है, तो 1 हर एक का यानी वो क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर जिसको या तो अपनी टेबल लगे, अपनी टेब यानी वो खुद को यानी एग्जैक्टली डिवाइड करे, या फिर 1, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर, तीसरा नंबर उनको एग्जैक्टली डिवाइड ना कर सकता हो, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात नोट करें कि 2 इज़ ओनली इवन नंबर इन प्राइम नंबर्स, यानी 2 वाहिद इवन नंबर है। इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स में 2 ही वाहिद इवन नंबर है, बाकी सारे आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, n इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे प्राइम नंबर्स का ये सेट है n जो 2 के साथ डिवाइड होते हों। हाँ, तो उसमें आता है ना 2, आपका 2 आता है, 2 है ना उसमें प्राइम नंबर में, तो 2 ये सिंगलटन होगा, तो ऐसा कोई यानी एक एलिमेंट है जो 2 के साथ डिवाइड हो प्राइम नंबर्स में से, वो है 2 खुद, तो ये भी हम कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि क्वेश्चन में है कि कौन से एम्प्टी हैं, हमने सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है। तो जो ये है चौथा नंबर, एन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2, वो 2 है इटसेल्फ, ठीक है, तो ये एम्प्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज इक्वल टू डी एंड बी इज इक्वल टू सी डी, सी इज इक्वल टू ए बी सी, डी इज इक्वल टू
ए एंड बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है। पहला है कि डी इज सबसेट ऑफ सी। डी कहाँ पर है? ए बी, ये है, ये सबसेट है सी का, यानी उसके सारे एलिमेंट्स सेट सी का ऐसा हैं, ए बी इसमें हैं, बिल्कुल हैं, तो हम कहेंगे दिस इज ट्रू। दूसरा नंबर है ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। ए कहाँ पर है? इसका है डी, ये सी का सबसेट नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल डी नहीं है, उसके एलिमेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, सही कह रहा है। तीसरा नंबर बी इज़ सबसेट ऑफ डी। बी जो है वो सब डी का सबसेट है, यानी उसके सारे एलिमेंट से डी में मौजूद हैं। बी के कौन से एलिमेंट हैं? सी और डी, सी डी, और डी में कौन से हैं? ए बी। तो ये बात तो गलत कही इसने, ऐसा है ही नहीं, तो ये फॉल्स है। चौथा नंबर है सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ डी। सी जो है डी का सबसेट नहीं है, यानी सी के जो एलिमेंट्स हैं वो डी में मौजूद नहीं है। सी के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए बी सी, और डी के कौन से हैं? ए बी। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए बी मौजूद हैं, लेकिन सी जो है वो डी में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ डी, क्योंकि सी उसका सुपर सेट है, उसके उसमें एलिमेंट हैं, लेकिन वो उसमें एक एडिशनल भी है सी एलिमेंट, तो वो यानी उसका सुपर सेट है। डी उसका सबसेट है, लेकिन सी उसका सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हम कहेंगे ट्रू। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये भी हमने बताना है। उसमें पहला नंबर है मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी मेंबर्स होंगे वो सेम काइंड के होंगे। अगर नंबर होंगे तो नंबर ही होंगे, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करें सेट में तो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिंबल्स या शेप्स का इस्तेमाल करें सेट्स में एलिमेंट्स के तौर पर, तो वो आप वही इस्तेमाल करेंगे, आप मिक्स में यानी नहीं करेंगे। यानी जैसे आप अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल करें, फिर नंबर भी इस्तेमाल करें, फिर सिंबल भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि द मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड, वो एक जैसे होते हैं, यानी एक काइंड के होते हैं। हमारी बात समझ में, रिपीट नहीं होते। आप इस सेंस को उस सेंस में मत ले जाइएगा, यानी ये रिपीट वाली बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि वो सेम काइंड के होंगे, मतलब नंबर्स होंगे तो नंबर होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे तो अल्फ़ाबेट होंगे, या तो सिंबल्स होंगे तो सिंबल्स ही होंगे। आप मिक्स में एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। दूसरा नंबर है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट डज नॉट मैटर। ये भी अब पहला ये ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी बात सही है, ट्रू। तीसरा नंबर है एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटेडली। कोई भी एलिमेंट आप रिपीटेडली रख सकते हैं, नहीं, गलत, ये फॉल्स है। एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, नो, उसके लिए तो शर्तें हैं, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, तो एनी कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नोटेशन जो ई है, ये जो ई है इस सिंबल, ये निशानी है क्या, किस लिए? टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ सेट, बिल्कुल सही बात, ये मेंबरशिप शो करती है। चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है, छठा नंबर है सॉरी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ट्रू। कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का हो, तो वो सेट होता है, बिल्कुल सही बात है। सातवां नंबर है ए बी सी डी इज़ नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? इसमें देखें कर्ली ब्रैकेट भी है, इसमें हर एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी है, और बीच में कॉमा भी है, तो क्यों सेट नहीं है? ये आप गलत कह रहे हो, ये फॉल्स है, आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये सेट है, आप कह रहे हो नहीं है, तो ये आपकी बात गलत है, फॉल्स। आठवां नंबर, नोटेशन जो ये है डज नॉट बिलोंग टू इज सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप। नो, ये मेंबरशिप नहीं दिखाती सेट के साथ, ये दिखाती है कि बिलोंग नहीं करता। अब 9वां नंबर है कि ये जो है 1 2 3 4 इज़ अ सेट, क्या सेट है? नहीं, क्योंकि इसमें कर्ली देखें इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, बीच में कॉमा भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं है, तो हम कहेंगे दिस कलेक्शन यानी दिस इज़ नॉट अ सेट। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, ठीक है। अब समरी है लास्ट में, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये बात जहन में रखिए कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। एनी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। जो भी सेट में एलिमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। दो तरीक़ों से हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होता है प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, जो हम लफ्ज़ों में बयान करते हैं। दूसरा होता है ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड डाउन सेपरेटली, जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, जब आप एक एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखते हैं
इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर और सेपरेट करते हैं कॉमा के ज़रिए, तो वो आपका टेबुलर फॉर्म होता है। अब है फाइनाइट सेट्स हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आप बात ध्यान में रख लें कि जो फाइनाइट होते हैं उन जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट होता है, और जिसके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो इनफाइनाइट होता है। A set having no element is called null, empty और void set। जिसके पास कोई भी यानी एलिमेंट ना हो तो वो null, void या empty set कहलाता है। Two sets are equal if they have all elements same। अगर उनके पास एक जैसे एलिमेंट्स हैं, एक जैसे बिल्कुल, तो वो इक्वल कहलाते हैं। अगर उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो वो इक्वलेंट कहलाते हैं। ठीक है। B is subset of A if every element of B is also an element of set A। यानी बी ए का सबसेट होगा अगर उसका हर एक एलिमेंट सेट ए का भी हिस्सा हो। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। यहाँ पर नाउ हियर आर सम सिंबल्स टू रिमेंबर जो आपको याद रखनी है। जो ये निशानी होती है इसका मतलब होता है इस मेंबर ऑफ, ये मेंबरशिप दिखाता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और ये दिखाता है कि डज नॉट बिलोंग टू, यानी इज़ नॉट मेंबर ऑफ। ये कोई एलिमेंट किसी सेट का अगर हिस्सा नहीं है, उसे बिलोंग नहीं करता, तो हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये होती है ये दोनों, ये या फिर ये, ठीक है, ये होती हैं एम्प्टी और नल और वाइट सेट की निशानियाँ। ये होती है इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है कोई दो सेट्स आपस में बराबर हैं। ये होती है इज़ नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, तो हम ये सिंबल रखेंगे। ये निशानी होती है इक्वलेंट सेट्स की, जब दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सेम है तो हम ये निशानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होती है आपकी सबसेट की। अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के मेंबर्स इन एलिमेंट्स किसी और एलिमेंट्स सेट का भी हिस्सा हैं तो हम ये सैम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सबसेट की। ये होती है प्रॉपर सबसेट, यानी अगर किसी सेट के एलिमेंट्स अगले सेट में भी मौजूद हैं लेकिन वो उससे छोटा भी है, ठीक है, फर्माबदार बच्चा है, उससे बराबर ही नहीं कर रहा, तो वो प्रॉपर सबसेट की निशानी ये होती है। ठीक है। और जब हम सबसेट वाली निशानी को उल्टा कर देते हैं तो वो सुपर सेट में हो जाती है। सुपर सेट यानी जिसके एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में मौजूद हैं और वो उससे थोड़ा बड़ा है, तो ये सुपर सेट कहलाता है। और ये है इज़ नॉट सबसेट ऑफ, यानी जब कोई सेट किसी और सेट का सबसेट नहीं है, यानी उसके सारे मेंबर्स उसका हिस्सा नहीं हैं, तो फिर हम कहते हैं दिस इज़ नॉट सबसेट ऑफ। तो इसके साथ ये आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है होल नंबर्स। ये हम अगले सेपरेट लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे, जिसकी लिंक ये रही ऊपर आई बटन में। अगर यहाँ से आपको लिंक नहीं मिल रही तो आप चैनल विज़िट करें, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ क्लास 6। उसमें ईच एंड एवरी यूनिट, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।